नमस्कार साथियों, सार्थक एकेडमी के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है राज्य विशेष उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य की विशिष्टता, उसके इतिहास, उसकी भौगोलिक स्थिति, इसके विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। मेरा प्रयास है कि उन प्रश्नों को आपके सामने सहजता से मैं समझा सकूं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश को समझने से पहले उत्तर प्रदेश को मैप में देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें मैं मैप के माध्यम से स्पष्ट करता चलूँगा और मेरे साथ आप भी उसे अध्ययन करते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पेन और रजिस्टर के साथ तैयार होंगे। आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा है। यहाँ ध्यान देंगे, मैप के द्वारा ही कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक आम प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ट्रेंड में रहता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित राज्यों के नाम बताइए, या कितने राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। शुरुआत हमेशा हम लोग उत्तर की तरफ से अगर करें तो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 याद रखेंगे हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 झारखंड, नंबर 8 बिहार। 8 राज्य आपको मिल चुके हैं। लेकिन याद रखिए दिल्ली यहीं बीच में है। ये एनसीआर दिल्ली का क्षेत्र यूटी है, तो आप क्या कहेंगे? एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित। कुल 9 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा पर स्थित है। अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में यहाँ स्थित है पीलीभीत और यहाँ स्थित है महाराजगंज। इसके बीच की जो सीमा है ये नेपाल से लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनती है, और वो किससे बनती है? नेपाल से। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैं हमेशा कहता हूं कि टेलीफोन डिजिट की तरह इसे याद करिए। अपने बच्चों से ऑफलाइन में भी मैं यही कहता रहता हूं कि अगर आप टेलीफोन की तरह याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो उत्तर प्रदेश की आबादी है, अब देखते जाइएगा, 1998 12 341। 1998 12 341। अब देख लेते हैं, 19,98,12,341। ये उत्तर प्रदेश की आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार है, याद रखिएगा। हाँ, मैं आपको संशोधित करा दूं, जो मैप है ये पुराना है। धारा 370 हटने के बाद जब यूटी यहाँ पर बनाए गए, 2, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, तो थोड़ा सा मैप इस तरह से हो गया है। तो वो मैं आपको याद करा दूं कि ये मैप पुराना मैप है। आबादी कितनी है? लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, और आबादी की दृष्टि से ये भारत का पहला राज्य है, पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट स्टेट। अगर आबादी पे चर्चा करें तो रोचक तथ्य जुड़ते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि क्या इस आबादी से ज़्यादा दुनिया में कौन कौन से देश हैं, तो इस आबादी से ज़्यादा, मतलब 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों में नंबर 1 आपका चीन, पड़ोसी यहाँ स्थित है चीन। नंबर 2 यूएसए, माफ करिएगा, नंबर 2 पर इंडिया स्वयं भारत, तीसरे पर यूएसए और चौथे पर इंडोनेशिया है। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, और 5वें पर उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील की आबादी के लगभग बराबर है, और थोड़ा बहुत ही अंतर पाकिस्तान की आबादी से है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर इतनी बड़ी है तो क्षेत्रफल क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो क्षेत्रफल है 240,928। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो लिख लेते हैं 240,928
928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा राज्य है, 4th स्टेट है। पहले 5वां हुआ करता था, लेकिन यहाँ तेलंगाना बन जाने के बाद से अब इसकी स्थिति 4th हो गई है। ये याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये याद रखेंगे। कितने मंडल हैं? तो कमिश्नरीज हैं 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उस मंडल के नाम से मैच नहीं करता है। जैसे एक का नाम है देवी पाटन। अब देवी पाटन मंडल को अगर आप ढूंढने जाएं देवी पाटन नाम की जगह, तो देवी पाटन एक देवी जी का मंदिर है जिनके नाम पर इसको समर्पित किया गया है। देवी पाटन नाम की मंदिर है, मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय गोंडा में है। किस जिले में है? गोंडा में। इस मंडल का मुख्यालय कहां पर है? गोंडा में। दूसरा चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे तो चित्रकूट में उन्होंने विश्राम किया था। कई तीर्थ स्थल है। बाकी टूरिज्म के जब मैं पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश का पर्यटन, तो यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। इसका मुख्यालय है बांदा जिले में। बांदा जिले में, बांदा में ही राजापुर गांव है जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो याद रखेंगे बांदा जिले में है। बाकी 18 मंडल में शाहजहांपुर नया मंडल है, ये याद रखेंगे। 18 में नया मंडल कौन सा है? शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश में 2 जिलों का बड़ा महत्व है। नंबर 1 सोनभद्र, ये जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जिले से 4 राज्यों की सीमा टच करती है। कौन कौन से देखते चले जरा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहां सहारनपुर है। सहारनपुर से 3 राज्यों की सीमा जुड़ती है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। याद रखेंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको यहाँ से मिल चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको संतुष्टि हुई होगी। काफ़ी नए फैक्ट मिले होंगे, आप इनको देखेंगे, याद करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता चलूँ, उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला है अमेठी। अमेठी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के नाम भी बदल दिए गए, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या किया गया है। अमेठी जिले का निर्माण सुल्तानपुर और रायबरेली जिले के काट कर किया गया है। ये याद रखिएगा, 2 जिलों से काट कर इसका निर्माण हुआ है, रायबरेली और सुल्तानपुर से। अमेठी उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला है। ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद हम अगली घटना की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। हाँ, कुछ चर्चा कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानमंडल कानून बनाने की जगह, तो ये 2 सदनात्मक है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है। पॉलिटिकल में मैं आपको बताऊंगा कि विधान परिषद उत्तर प्रदेश में जुलाई 1937 से ही काम कर रही है, 1937 से। ये विधानमंडल है। अब जरा देख लेते हैं किसमें कितनी सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। जब उत्तराखंड हमारे साथ हुआ करता था तब 108 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है तो उसकी चर्चा भी नहीं करना। 100 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा में 403 + 1, 403 पर चुनाव होता है और 1 मनोनयन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो मुझे उम्मीद है याद रहेगा ये।
लोकसभा की सीटें यहां पर हैं 80, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 31 सदस्य करते हैं, 80 सदस्य लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा में 403 सदस्य पर चुनाव होता है, सीटों पर 1 मनोनीत है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी। आज मैं सामान्य परिचय कराता हुआ चलूंगा। शास्त्रों में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मवैतर्य, ब्रह्मत्व राज्य कहकर संबोधित किया गया है, क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया है। जम्बूद्वीप में स्थित भारतवर्ष के इस क्षेत्र को कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नामकरण बेहद इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने इसका नामकरण समय समय पर किया है और अलग अलग तरह से इसका नाम रखा। आज मैं आपका परिचय कराता चलूँगा, जिससे आप इजीली इससे याद होते जाए, आपको पता चलता जाए कि कैसे याद करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला नामकरण 1936 में 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत के तौर पर किया गया, जबकि 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध किया गया। 1877 याद रखना है। 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, 1902 आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत किया गया और 1937 में फिर से नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। आप समझ गए होंगे। फिर से जरा महत्वपूर्ण सनों को देख लें। 1836 उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, फिर 1902 क्या नाम किया गया? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, और फिर लास्ट में नाम संशोधन कब हुआ? 1937 मतलब भारत शासन अधिनियम पारित होने के 2 साल बाद क्या हुआ? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को अंग्रेजी में कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, और इसको शॉर्टकट में कहेंगे यूपी। जब हम आज़ाद हुए तो 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश है। याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी समय समय पर परिवर्तित होती रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है वो है आगरा को 1836, फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद 1858 में हमने चुन लिया प्रयागराज को। पहले इसे इलाहाबाद कहते थे, आज हम लोग इसे प्रयागराज कहते हैं। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से हमने अपनी राजधानी चुना, लेकिन 1935 में हमने पूर्ण रूप से लखनऊ को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। तो याद रखेंगे राजधानियों का क्रम। 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा थी। फिर 1858 में इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? प्रयागराज। फिर 1921 में लखनऊ, लेकिन आंशिक रूप से, याद रखेंगे। फिर 1937 में हमने लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दे दिया। तब से आज तक लखनऊ राजधानी बनी हुई है। 37 आप देख रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। 1937 बेहद महत्वपूर्ण है। हमने प्रारंभ से ही अपनी राजभाषा, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी को चुना था और अक्टूबर 1947 से ही, तथा देवनागरी को हमने अपनी लिपि चुन रखा है। हाँ, इसमें संशोधन हमने किया 26 जनवरी सन 1968 को,
जब हमने हिंदी को अपनी पूर्णकालिक कार्यालयी भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया। मतलब हिंदी हमारी राजभाषा है, राज्य की भाषा, लैंग्वेज ऑफ स्टेट, भारत की भाषा नहीं है। याद रखिएगा, हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी, राज्य की भाषा। देवनागरी लिपि हमारी लिपि है, भाषा और लिपि। लेकिन कब चुना था? अक्टूबर 1947 में। ये 1947 में ही डिसाइड हो गया था, लेकिन इसमें हमने संशोधन किया और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को कार्यालय की भाषा घोषित कर दिया। 1989 में हमने अपनी दूसरी राजभाषा उर्दू को चुना है। याद रखेंगे, उर्दू को हमने दूसरी राजभाषा चुना है। कब? 1989 में। ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। मैं आपके लिए बताता चलूं, ऐतिहासिक कालखंड से थोड़ा सा और परिचय देता चलूं, तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, जिनमें से एक मल्ल राजतंत्री व्यवस्था में नहीं था, वो गणतंत्री व्यवस्था में था। बाकी 7 राजतंत्री व्यवस्था में थे। अभी मैं आपके उत्तर प्रदेश के प्राकृत भाषा के आधार पर विभाजन क्षेत्र जो हैं उनको दिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप उत्तर प्रदेश को और अच्छी तरह समझ सकें। ये गौर से इस मैप को देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। मेरी पेन को जरूर देखते रहिएगा। देखिए, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अगर आप इसको सेंटर से ऐसे कर दीजिए, इस हिस्से को बांट दीजिए, तो ये आपको पश्चिम में पड़ेगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वास्तव में 2 खंड देखे जाते हैं। ऊपर की तरफ है रुहेलखंड। मुगलों के पतन के समय यहाँ के सरदारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी तरफ है आगरा मथुरा का क्षेत्र, आपको भी पता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल है, ब्रजभूमि, इसलिए इस क्षेत्र को ब्रजमंडल कहते हैं। इसके ठीक बगल देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब यहाँ पर भगवान राम की जन्मस्थली है, आपको भी पता है। ये क्षेत्र है अवध का, यहाँ पर है अयोध्या। ठीक, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अवध का क्षेत्र है। ठीक, फिर पूर्वांचल है। पूर्वांचल गोरखनाथ पीठ यहीं स्थित है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहीं के पीठाधीश्वर है। गोरखनाथ धाम यहीं स्थित है, गोरखपुर में, पूर्वांचल। और फिर है बुंदेलखंड। मैं एक मैप के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको बुंदेलखंड समझा सकूं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों को मिलाकर बनता है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको दिख रहा है। फिर से रिपीट कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके 2 भाग हैं, रुहेलखंड, ब्रजमंडल, फिर अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। रीवा और मिर्जापुर के क्षेत्र को मिलाकर कहते हैं बघेलखंड। बघेलखंड। लेकिन याद रखेंगे, रीवा मध्य प्रदेश में है, इसलिए हम इसकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे और इसे पूर्वांचल में ही सम्मिलित करके पढ़ेंगे। तो यह है विभाजन उत्तर प्रदेश। ये बोलियों का असर है। यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली। यहाँ ब्रज भाषा का प्रभाव अपना है, बड़ी प्यारी मीठी सूरदास के पदों में आपको मिलती है। अवध में अवधी बोली जाती है, रामचरितमानस आप उसी में पढ़ते हैं। पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। तो बुंदेलखंड की अपनी जुबान बुंदेलखंडी है। ये पूरी उत्तर प्रदेश का विभाजन है, जो बोलियों के आधार पर है, उनके क्षेत्रों के आधार पर है। आगे बढ़ते हैं, इसको जरा समझ लीजिएगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि फला डांस कहाँ पर स्थित है। ये बुंदेलखंड रीजन जो मैं आपको समझाना चाहता था, जरा गौर से देखिएगा। जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो वास्तव में मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। 1 2 3
4, 5, 6, 6 जिले मध्य प्रदेश के मिलते हैं। यहाँ पर है छतरपुर, यही खजुराहो स्थित है। इधर है दतिया। अब जरा बुंदेलखंड के इस हिस्से को देख लें तो ललितपुर, झांसी, फिर आपको मिल जाएगा महोबा, चित्रकूट, बांदा, ये पूरा बेल्ट उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुंदेलखंड में कुल 6 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कितने शामिल हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब बुंदेलखंड में टोटल 12 जिले हैं और 6 यूपी से आते हैं और 6 एमपी से आते हैं। ये याद रखेंगे, बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुल 12 जिले हैं और 6 उत्तर प्रदेश से सम्मिलित किए जाते हैं और 6 मध्य प्रदेश से सम्मिलित किए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, गौर से देख लीजिएगा। इन जिलों को अलग अलग कलर से दिखाने का प्रयास किया गया। सबसे ऊपर सहारनपुर है, देखिए इधर सहारनपुर है और यहाँ है बलिया। सहारनपुर और बलिया का क्षेत्र उत्तर प्रदेश को लंबाई के तौर पर मापा जाता है। इधर कहते हैं कि पूर्वी छोर बलिया है और उत्तरी छोर सहारनपुर है। सहारनपुर मैंने आपको बताया था 3 राज्यों से टच करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सहारनपुर 4 से टच करता है, ऊपर बिहार, माफ करिएगा ये सहारनपुर नहीं, सोनभद्र, ऊपर बिहार, नीचे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और इधर एमपी। याद रखेंगे, मैंने इस पर पहले भी चर्चा की थी, फिर से मैंने चर्चा कर दी है। कहा यह जाता है कि जब उत्तराखंड इसमें शामिल था, उत्तराखंड में 13 जिले थे, वो 13 जिले निकल गए, पहाड़ी जिले थे, हिमाचल की शिवालिक श्रृंखलाओं के वो जिले निकल गए, आज अलग हो चुके हैं। नवंबर 2000 में ये घटना घटित हुई, 9 नवंबर 2000 को 13 जिले हमसे अलग हो गए। तब मैप की स्थिति कुछ ऐसी बनी है जो आपके सामने है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा उत्तर प्रदेश के प्रतीक, उत्तर प्रदेश के चिन्ह, उत्तर प्रदेश के इतिहास। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, गौर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में अक्सर पूछा जाता है कितनी मछलियां हैं? 2। देख लीजिए, एक वृत्त, 2 स्टार, 2 मछलियां, तरंग और तीर धनुष के साथ। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, याद रखेंगे। एक बार गौर से इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 2 मछलियां, 2 स्टार, तरंग, एक वृत्त और तीर धनुष के साथ इसमें सम्मिलित है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। याद रखेंगे, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। बड़े गौर से देख लीजिएगा, सारस भारतीय उपमहाद्वीप की एक विशेषता है जो पाया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। पलाश, इसे टेशु भी कहते हैं, इसे कषाय भी कहते हैं और ढाक भी कहते हैं। यह है पलाश। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, जंगल के। ये थोड़ा सा ऐसा दिखता, दूर से अगर कोई देखे तो लगेगा आग सी लगी है, इसलिए फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं। इस डेट से पहले कौन था? किसको आपने चुन रखा था भाई? तो था ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल उत्तराखंड में पाया जाता है। अब वो उत्तराखंड में चला गया तो हमको अपना राजकीय पुष्प बदलना पड़ा। राजकीय वृक्ष हमारा है अशोक।
जबकि राजकीय खेल हमारा है हॉकी, और राजकीय जलीय जीव चीतला है, जिसे हम मोया मछली भी कहते हैं। ये मछली है मोया, चीतला या चीतल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, याद रखेंगे, ये इसके कुछ नाम हैं। ये उत्तर प्रदेश के चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। इनको जरा गौर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय जलीय जीव चीतला या मोया है। मोया गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में, कोसी में, कई नदियों में पाई जाती है। ये बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में पाई जाने वाली मछली है। मैं इसका चित्र आपको जरूर दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखेंगे चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं इस मैप के जरिए। यहां तक आपने पूरा अध्ययन किया होगा, मुझे उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 75 जिले में से 11 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से स्थापित जिलों में नहीं है। जैसे, मुझे उम्मीद है आप देख रहे होंगे बोर्ड की तरफ, तो एक लिस्ट सी लगी होगी, यहाँ देखिएगा। अमेठी जिले का मुख्यालय आपको गौरीगंज में मिलेगा, अमेठी नाम की जगह पर नहीं मिलेगा। संत कबीर नगर खलीलाबाद में मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नेवड़ा में मिलेगा। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में मिलेगा। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में मिलेगा। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में मिलेगा। ये जरूर कंफ्यूज करता है एग्जाम में, अकबरपुर ये होता है, अकबरपुर अंबेडकर नगर का था, कानपुर का कैसे होगा, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, अकबरपुर माती। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में, कुशीनगर का पडरौना में, जालौन का उरई में, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में, संभल का पवासा में। ये लिस्ट है। आज के अंक को मैं यहीं रोक रहा हूं, लेकिन अगले अंक में मैं आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करूंगा, उसके कुछ पदाधिकारियों के विषय में बात करूंगा, और उसके बाद हम लोग इतिहास को देखेंगे, यूपी का गौरवशाली इतिहास। एक एक वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की एक एक खंड को छूने का प्रयास करूंगा, एक एक उसके अमूल्य पन्नों को पलटने का प्रयास करूंगा, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा साथ देने के लिए, सार्थक एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका हृदय से आभार। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे और आगे बढ़ाएं, इस काफिले को बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।